नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का मुकम्मल इलाज अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करना शुरू कर दिया है। जब टैरिफ लगाकर अमेरिकी प्रशासन भारत पर अकड़ा तो भारत ने दूसरा बाजार पकड़ा। इसी कड़ी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भारत के दौरे पर आए तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए। भारत के दोनों नेताओं ने डील पर डील का ऐसा डंका बजाया कि अमेरिका चकरा गया। क्या होगा इन नए समझौतों और नई संभावनाओं का भारत पर असर, देखिए हमारे इस खास पेशकश में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पहली बार भारत दौरे पर मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। भारत और यूके के बीच इस साल जुलाई में ऐतिहासिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी और ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति बनी। भारत और ब्रिटेन स्वाभाविक साझेदार हैं और दोनों देशों के बीच साझेदारी वैश्विक स्थिरता और आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार बन रही है। भारत दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ व्यापक वार्ता के बाद मोदी ने कहा कि भारत ब्रिटेन संबंधों का आधार लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन जैसे मूल्यों में साझा विश्वास है। पीएम मोदी ने यह बात ऐसे समय कही है जब अमेरिका द्वारा भारत के उत्पादों पर लगाए गए ऊंचे टैरिफ ने भारत के कई प्रमुख निर्यात क्षेत्रों, खासकर श्रम प्रधान उद्योगों पर गहरा असर डाला है। इससे निवेश में अनिश्चितता बढ़ी है। वहीं वियतनाम, बांग्लादेश और यहां तक कि चीन जैसे देशों पर कम टैरिफ लागू है, जिससे भारत की प्रतिस्पर्धा कमजोर हुई है। हालांकि अमेरिका के साथ भी एक समझौते पर बातचीत चल रही है, लेकिन ब्रिटेन के साथ होने वाला ये व्यापार समझौता जो अगले साल जुलाई तक लागू होने की उम्मीद है, भारत की एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी को मजबूत करेगा। साथ ही ये दुनिया की सबसे विकसित सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्थाओं में से एक ब्रिटेन के साथ भारत के आर्थिक संबंधों को गहराई देगा। समझौते जिन पर बनी सहमति, प्रौद्योगिकी और नवाचार। आईएफ के फ्लाइंग इंस्पेक्टर, यूके की रॉयल एयरफोर्स आरएफ में प्रशिक्षक, भारत यूके कनेक्टिविटी और नवाचार केंद्र की स्थापना, एआई के लिए भारत यूके संयुक्त केंद्र की स्थापना, यूके भारत महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला वेधशाला, आईआईटी आईएएस धनबाद में एक नए उपग्रह परिसर की स्थापना, क्रिटिकल मिनरल्स इंडस्ट्रीज गिल्ड की स्थापना, शिक्षा, बेंगलुरु में लैंकेस्टर विश्वविद्यालय का परिसर खोलने पर सहमति, गिफ्ट सिटी में सरे विश्वविद्यालय का परिसर खोलने की मंजूरी, व्यापार और निवेश, पुनर्गठित भारत यूके सीओ फोरम की उद्घाटन बैठक, भारत यूके संयुक्त आर्थिक व्यापार समिति का पुनर्गठन जो सीईटीए की सहायता करेगा, दोनों देशों में विकास और रोजगार को बढ़ावा देगा। जलवायु प्रौद्योगिकी स्टार्टअप फंड में एक नया संयुक्त निवेश जो जलवायु प्रौद्योगिकी और एआई जैसे क्षेत्रों में नवोन्मेषी उद्यमियों को समर्थन देगा। यूके सरकार और भारतीय स्टेट बैंक के बीच समझौता, जलवायु, स्वास्थ्य और अनुसंधान, जैव चिकित्सा अनुसंधान कैरियर कार्यक्रम का शुभारंभ, अब तटीय पवन कार्यबल की स्थापना, स्वास्थ्य अनुसंधान पर आईसीएमआर और एनआईएचआर, यूनाइटेड किंगडम के बीच आशय पत्र। प्राइम मिनिस्टर स्टारमर के नेतृत्व में भारत और यूके के रिश्तों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस साल जुलाई में मेरी यूके यात्रा के दौरान हमने ऐतिहासिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सीटा पर सहमति बनाई। इस समझौते से दोनों देशों के इंपोर्ट कॉस्ट में कमी आएगी, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे
व्यापार बढ़ेगा और इसका लाभ हमारे उद्योग तथा उपभोक्ता दोनों को ही मिलेगा। एग्रीमेंट के कुछ ही महीनों में आपका यह भारत दौरा और आपके साथ आया अब तक का सबसे बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भारत यूके साझेदारी में आई नई ऊर्जा और व्यापक दृष्टि का प्रतीक है। अमेरिकी टैरिफ से लगे झटके की भरपाई भारत को आने वाले वर्षों में ही हो पाएगी, क्योंकि इसके लिए वैश्विक स्तर पर नए बाजार तलाशने होंगे। भारत को हर साल लगभग 40 अरब डॉलर के अमेरिकी निर्यात का नुकसान झेलना पड़ रहा है। ऐसे में ब्रिटेन के साथ ये समझौता भारत के श्रम प्रधान उद्योगों को कुछ राहत दे सकता है। समझौते के लागू होने के बाद भारत के उत्पाद ब्रिटेन में अन्य प्रतिस्पर्धी देशों के समान स्तर पर पहुंच जाएंगे। खासकर टेक्सटाइल सेक्टर में ब्रिटेन हर साल करीब 27 अरब डॉलर के टेक्सटाइल प्रोडक्ट आयात करता है, जबकि भारत का यूके को कुल निर्यात 2024 में 13.5 अरब डॉलर था। हालांकि रत्न और आभूषण क्षेत्र को सीमित फायदा ही मिलेगा। इस क्षेत्र के भारत से अमेरिका को निर्यात 9 अरब डॉलर का था, जिस पर भारी टैरिफ लगा है, जबकि ब्रिटेन को निर्यात केवल 941 मिलियन डॉलर का है। चूंकि यूके का कुल रत्न आभूषण आयात मात्र 3 अरब डॉलर का है, इसलिए लाभ सीमित रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में भारत के लिए बड़ा मौका है। यूके के इस क्षेत्र में सालाना आयात 70 अरब डॉलर से अधिक का है। 18% तक के आयात शुल्क हटने से भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स को वहां नई पहुंच मिलेगी। एप्पल जैसी कंपनियों के निवेश से भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात पहले ही तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि इस क्षेत्र में चीन अभी भी सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी है। मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के बीच ये वर्ष भारत यूके संबंधों की स्थिरता बढ़ाने वाला रहा है, अभूतपूर्व रहा है। इस वर्ष जुलाई में मेरी यूके यात्रा के दौरान हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी सीटा पर हस्ताक्षर किए थे। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मैं अपने मित्र प्राइम मिनिस्टर स्टारमर की प्रतिबद्धता को और उनके विजन को मैं हृदय से सराहना करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। स्टील और इंजीनियरिंग उत्पादों में भी भारत को फायदा हो सकता है। फिलहाल यूके में लोहे और स्टील पर 10% तक शुल्क है। भारत का निर्यात इस श्रेणी में बढ़ सकता है। यूके का स्टील बाजार 2024 में 32.13 अरब डॉलर का था और 2033 तक इसके 42.74 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि ब्रिटेन का प्रस्तावित कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भारतीय स्टील निर्यात पर रोक भी लगा सकता है, जिससे भारतीय उद्योगों को डिकार्बनाइजेशन यानी कि कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। बड़ी कंपनियां ये बदलाव कर सकती है, लेकिन बिना सरकारी मदद के एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए ये चुनौतीपूर्ण होगा। भारत यूके समझौते का सबसे बड़ा लाभ सर्विस सेक्टर को मिलने की संभावना है। अमेरिका द्वारा H-1B वीजा शुल्क बढ़ाने और सर्विस सेक्टर में नई बाधाएं खड़ी करने के बीच ब्रिटेन के साथ ये समझौता भारत के लिए राहत ला सकता है। भारत की ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA में सर्विस सेक्टर का योगदान 55% है, जबकि ब्रिटेन में ये 81% तक है। जब से मैं यहाँ आया हूँ, मैंने जो कुछ भी देखा है वो मेरे लिए इस बात का प्रमाण है कि आप सफलता की राह पर हैं। हम इस यात्रा में भागीदार बनना चाहते हैं। स्टारमर का ये बयान और 100 से ज्यादा CEO, कारोबारी, विश्वविद्यालय के कुलपतियों और सांस्कृतिक नेताओं से अब तक के सबसे बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत पहुंचने की उनकी योजना ये सुझाव देने के लिए पर्याप्त है कि भारतीय अर्थव्यवस्था डेड नहीं है।
जैसा कि ट्रंप ने कुछ सप्ताह पहले कहा था। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक यूके ने कंप्यूटर संबंधित सर्विस में पूर्ण प्रतिबद्धता जताई है, जिससे ब्रिटेन में निवेश करने की सोच रही भारतीय कंपनियों को स्पष्टता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि यह समझौता भारत के हाई वैल्यू सर्विसेज हब बनने के लक्ष्य से मेल खाता है। ब्रिटेन से निवेश और सहयोग बढ़ने से भारत के डिजिटल इकोनॉमी, स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन के क्षेत्रों को गति मिलेगी। इस समझौते के बाद ब्रिटिश कंपनियां भारत को केवल लो कॉस्ट बैंक ऑफिस डेस्टिनेशन के रूप में नहीं दिखेगी, बल्कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी और नई टेक्नोलॉजी में एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखेगी। भारत पहले ही 1700 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का केंद्र है, जिसमें 19 लाख से अधिक लोग काम करते हैं। ये सेंटर यूके समेत कई देशों की कंपनियों के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और वैश्विक सेवाओं का संचालन करते हैं। ब्रिटिश संसद में भारत सरकार पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई भी करेगी, तो ब्रिटेन भी भारत के साथ है। जय हिंद। आज भारत में न केवल निवेश के लिए एक अनुकूल वातावरण बना है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय जैसे अनेक क्षेत्रों में बहुत परिवर्तन आया है व्यापक रूप से। यही कारण है कि आज पूरा विश्व भारत को विकास और विश्वास और अवसरों की भूमि के रूप में देख रहा है। दुनिया के इन्वेस्टर भी हमारे देश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आदरणीय मोदी जी पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, और इस संकल्प को साकार करने के लिए पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है। देश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आज स्टार्टअप इंडिया, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी तीव्र गति से भारत आगे बढ़ रहा है। यही नहीं, आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा करने वाला देश बन गया है। आज हमारे स्टार्टअप ग्लोबल इनोवेशन में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। डिजिटल इंडिया ने आम नागरिक को टेक्नोलॉजी के पास पहुंचाया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में 55 अरब डॉलर को पार कर गया। ब्रिटेन भारत में छठा सबसे बड़ा निवेशक भी है, जिसका संचय निवेश 36 अरब डॉलर है। और दिलचस्प बात यह है कि भारत स्वयं ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक बड़ा स्रोत है, जिसका संचय निवेश लगभग 20 अरब डॉलर है। रक्षा क्षेत्र में हम सशस्त्र बलों की 3 शाखाओं के बीच नियमित बातचीत और अभ्यास देख रहे हैं। ब्रिटेन में कुल 125 लोगों का प्रतिनिधिमंडल भारत के दौरे पर आया हुआ है। इन्हीं में भारतीय मूल के राज मिश्रा भी भारत आए हैं। ये इंग्लैंड के वेलिंगबरो शहर के मेयर हैं। उन्होंने 12 लोगों के साथ अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए और वहां लोगों से मुलाकात भी की। असल में राज मिश्रा मिर्जापुर के एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इस मौके पर अयोध्या में उनका भव्य स्वागत किया गया। रामलला के दर्शन कर वो बेहद भावुक हो उठे। सौभाग्य है मेरा कि मैं यहाँ पर हूँ। इससे ज्यादा कुछ और बेहतर हो नहीं सकता आज के दिन। आज का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है रामलला के दर्शन करना, और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जब से मंदिर बना है तब से मैं इंतजार कर रहा हूँ। जब से ये हुआ कि श्रद्धालु आ सकते तब से मैं कोशिश कर रहा था। आज वो दिन आया है जब मैं रामलला से इन डिले के लिए माफी मांगूंगा और आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। देखिए, लीडरशिप का काम होता है इन्फ्लुएंस करना कि चीजों को तेजी से करा जाए, और मुझे लगता है कि मोदी जी विश्व नेता है। आप अगर उनको सिर्फ प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं तो आपको उनकी छवि थोड़ा सा दूर से हट के देखनी पड़ेगी, जहां से हम लोग बैठ के देखते हैं। उनका इन्फ्लुएंस सिर्फ भारत पर नहीं है, पूरे विश्व पर उनका इन्फ्लुएंस है। वो विश्व नेता है और उन्होंने जो किया है अयोध्या के लिए वो बहुत बेहतर है। उनका सपोर्ट देखिए, उनका मन देखिए, उनकी हिम्मत देखिए। वो लगातार काम कर रहे हैं। योगी जी ग्राउंड पर हैं यहाँ पर यूपी में। उन्होंने इंश्योर किया कि जो पहले अराजक तत्व थे वो नहीं रहे। इंश्योर किया कि जो इन्वायरमेंट है वो बेटर हो टूरिज्म के लिए। इंश्योर करे कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको दर्शन हो, उनका मजा आए,
और उनको वो संतुष्टि मिले दर्शन करके। तो मुझे लगता है दोनों लीडर्स बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि भारत का कोई भी हिंदू जो बाहर है, अगर वो भारत आता है और जब वो लौट के जाता है, जब भी कोई उससे मिलता है, उसका पहला क्वेश्चन ये रहता है, अयोध्या गए थे कि नहीं। दुनिया में क्या काम कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट किसी के लिए रह नहीं गया है अभी। आपके लिए अयोध्या आना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्वे सुरमन्ते इति रामः हम कहते तो हैं, लेकिन ये जन्मभूमि है, यहाँ पर भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। तो इससे ज्यादा पुण्य जगह कुछ नहीं। तो अयोध्या अपने आप में भगवान की नगरी है और हमारा सौभाग्य है कि हम आ सके हैं। सीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई है। हम डेवलप करना चाहते हैं एआई डेवलपमेंट सेंटर इन लखनऊ। सैम एआई सोल्यूशन हमारी कंपनी है, जो कि इंडिया में भी रजिस्टर्ड है, यूके में भी रजिस्टर्ड है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी जो बात हुई है वो काफी पॉजिटिव रही है। उन्होंने बातें बताई कि इन्वेस्ट यूपी करके पोर्टल है एंड हाउ वी कैन इन्वेस्ट। मेरी लीगल टीम अभी डॉक्यूमेंटेशन पर काम कर रही है कि क्या क्या लीगलिटीज हैं यूपी गवर्नमेंट की जो हमें फुलफिल करनी है बिफोर वी फाइनली ऑफिशियली सबमिट द प्रपोजल। हम करना क्या चाह रहे हैं बेसिकली उससे, वी आर गोइंग टू ऑफर डायरेक्ट 1000 जॉब्स इन यूपी एंड इनडायरेक्ट 2000, सो टोटल विल बी 3000 पीपल एम्प्लॉयड बाय सैम एआई सॉल्यूशंस। और अभी का जो हमारा इन्वेस्टमेंट है दैट्स रफली अराउंड 2500 करोड़। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान कई अहम रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स की मौजूदगी में हुए। कैनबरा स्थित संसद भवन में राजनाथ सिंह और रिचर्ड माल्स ने वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग में तेजी से हो रही प्रगति की सराहना की और वार्ता को उपयोगी, दूरदर्शी और रणनीतिक समन्वय को आगे बढ़ाने वाला बताया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज भी बैठक में शामिल हुए। रिचर्ड माल्स ने भारत के साथ हुए इस नए रक्षा समझौते को दोनों देशों की सेनाओं के बीच संचालनात्मक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक बेहद अहम कदम बताया। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, आज का दिन इस मायने में महत्वपूर्ण है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो गहरा भरोसा और रणनीतिक तालमेल बना है वो अब हमारी सेनाओं के संचालन स्तर पर भी दिख रहा है। जो समझौता हमने अपने ऑपरेशन कमांड्स के बीच स्टाफ टॉक्स के लिए किया है वो बेहद अहम है। हम इनको लेकर बहुत उत्साहित हैं। एक देश के रूप में भारत की स्थिति कभी आसान नहीं रही। हम कई दशकों तक टेक्नोलॉजी डिनायल रिजीम के शिकार रहे, चाहे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो या हाईटेक डिफेंस सेक्टर हो। बड़ी शक्तियों ने हमें रोकने का प्रयास किया है, लेकिन भारत ने कभी अपनी हार नहीं मानी है। और आप सबको याद होगा कि 1998 में जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरण में, तो उस समय सारी दुनिया के कितने प्रतिबंध हमको झेलने पड़े थे। पर यह बात भी उतनी ही सही है कि हमें रोकने के लिए चाहे जितने भी प्रतिबंध लगाए गए हों, लेकिन भारत की जिजीविका यानी कुछ कर गुजरने की तड़पन कभी भी भारत की समाप्त नहीं हुई है और भविष्य में भी किसी भी सूरत में नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया और भारत की रक्षा साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही है, जो विश्वास, साझा हितों और एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया भारत रक्षा मंत्रियों की पहली वार्ता के लिए अपनी पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे लगता है कि आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जो गहरा विश्वास और रणनीतिक तालमेल देख रहे हैं वो अब दोनों रक्षा बलों के बीच कहीं अधिक गहन परिचालन स्तर की सहभागिता में व्यक्त हो रहा है। हमारे परिचालन कमांडों के बीच स्टाफ वार्ता के संदर्भ में हमने जो समझौता किया है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम इसे लेकर बहुत उत्साहित हैं। कुल मिलाकर अमेरिकी व्यापार नीतियों से पैदा हुई चुनौतियों के बीच भारत, यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ व्यापार समझौता भारत को न केवल एक वैकल्पिक बाजार मुहैया कराएगा बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन और सेवा क्षेत्र में नई भूमिका भी देता है। ये समझौता भारत को मेक इन इंडिया और विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों की दिशा में एक और कदम आगे ले जा सकता है।
इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशिया न्यूज।